हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 बोर्ड एग्ज़ाम पेपर पैटर्न। तो इस वीडियो में गाइस हम मोस्ट ऑफ दी डिस्कस करेंगे लैंग्वेज पेपर पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हो कि महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश सब्जेक्ट्स के बारे में। तो बेसिकली जो आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट्स होगा, क्योंकि मैं आपको पहले लैंग्वेज पेपर बता रहा हूँ, यानी कि आपके जो पेपर कंडक्ट होने वाले हैं 4 मार्च से, वहाँ पे पहले आपके जो पेपर्स है वो लैंग्वेज पेपर है। टोटल ये 80 मार्क्स के पेपर्स आपको आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और उसको सेक्शन वाइज में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट सेक्शन है वो प्रोज है, इसके अंदर रीडिंग फॉर द कॉम्प्रहेंसिव, लैंग्वेज स्टडी, समरी, माइंड मैपिंग, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और इसके टोटल मार्क्स है 16। चलिए गाइस, इसको वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि पेपर में बेसिकली क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रीडिंग द एग्जैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो आएंगे, एंड उसके अंदर फर्स्ट ए 1 दिया हुआ है यहाँ पे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, जो 2 मार्क्स के लिए होंगे, एंड देन कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क्स के लिए, इंटरफेरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस 2 मार्क्स के लिए, पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज स्टडी 2 मार्क्स के लिए, एंड वोकेबलरी 2 मार्क्स के लिए। अब जो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको सीन पैसेज या अनसीन पैसेज होंगे, उसमें से आपको आंसर लिखने होंगे। एंड यहाँ पे इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस गिवन है, सेम उसी तरीके के कि उसको एनालिसिस करना है एंड देन उसके आंसर्स लिखने हैं। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जहाँ पे आपके पर्सनल रिस्पॉन्स भी होंगे। एंड नेक्स्ट वन लैंग्वेज स्टडी दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज स्टडीज़ आपको एक एक्टिविटीज़ बेस्ड दिया होगा, एंड वोकेबलरी भी कुछ एक्टिविटी बेस्ड दिया होगा, या तो आपको सिनोम से या तो जो उसके अपोजिट होते हैं ये आपको फाइंड आउट करने होंगे। एंड नेक्स्ट वन है लैंग्वेज स्टडी, जो नॉन टेक्चुअल ग्रामर्स होंगे, यानी कि ये आपके टेक्चुअल से नहीं होंगे, नॉन टेक्चुअल ग्रामर्स है। तो इसमें डू एस डायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस होंगे। ठीक है, डू एस डायरेक्ट में कोई भी ग्रामर्स हो सकते हैं, टेंस से लेके चेंज द वॉइस, फिगर ऑफ स्पीच, कोई भी हो सकते हैं। बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच तो पोएम के पार्ट होते हैं, तो पैसेज के अंदर नहीं आते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, आपको ट्रांसफोर्स करना होगा सेंटेंस को। ठीक है, तो ये बेसिकली आप ग्रामर्स जितने भी दिए हुए उसको आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बच्चे लोग ग्रामर्स को इतना सीरियसली लेते नहीं है और जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते लैंग्वेज पेपर में। एंड स्पोर्ट द एरर्स दिया होगा, यानी कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, या तो उसमें से सेलेक्टेड करने होंगे एरर्स, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको अंडरलाइन करके गिवन होंगे कि री राइट द सेंटेंस और आइडेंटिफाई द एरर्स। तो ऐसे कुछ गिवन होंगे जो कि 1 मार्क्स के लिए ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन यहाँ पे रीड एंड एग्जैक्ट द कंप्लीट एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम उसी तरीके से आएंगे। समरी राइटिंग है इसके अंदर, फिर माइंड मैपिंग है इसके अंदर। समरी राइटिंग के अंदर राइट अ समरी ऑफ द अबव एग्जैक्ट विद द सुटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट हिंट। एंड नेक्स्ट माइंड मैपिंग में कि फ्रेम डिज़ाइन यूजिंग द आइडियाज थॉट कॉन्सेप्ट टू इलुस्ट्रेट डेवलप ऑन द गिवन टॉपिक। तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक गिवन होगा, वहाँ पर आपको माइंड मैपिंग करना होगा, सेम उसी तरीके से आपको समरी राइटिंग भी करना होगा। नेक्स्ट वन आता है पोइट्री एंड एप्रिसिएशन। अब जो पोइट्री एंड एप्रिसिएशन है इसके अंदर भी सेम होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा कि उसके अंदर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इंटरफेरेंस, इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस, पर्सनल रिस्पॉन्स, पोइट्री डिवाइस और क्रिएटिविटीज़ कंपोज 2 to 4 लाइन आपको क्रिएटिविटीज़ में गिवन होंगे, यानी कि कोई भी एक स्टेंजा को लेके उसके आगे के पोएम्स लिखने होंगे, कुछ इस तरीके से क्रिएटिविटी करने होंगे 2-3 लाइन में, राइट। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका बी पार्ट, एप्रिसिएशन, रीड द एग्जैक्ट एंड राइट एज पर द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पोएम होंगे उसको रीड करना होगा और उसको एकदम प्रॉपर तरीके से आपकी उसको मीनिंग को एक्सप्लेन करना होगा, कुछ 10 to 15 लाइन में। नेक्स्ट वन यहाँ पे गिवन है सेक्शन 3 राइटिंग स्किल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज, ग्रुप डिस्कशन ये करना होगा, जो कि 4 मार्क्स के लिए कवर अप है इसका। ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू ये भी 4 मार्क्स के लिए। स्पीच
कंपेयरिंग, एक्सपांसन ऑफ आइडियाज़ 4 मार्क्स के लिए, रिव्यू, ब्लॉग, अपील 4 मार्क्स के लिए। तो ये आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको यहाँ पे गूगल पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, ऐप मिल जाएंगे या ब्लॉग मिल जाएंगे जिसके पे आपको ये सब गिवन होंगे, या तो आप यूट्यूब से भी इसको सीख सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस, इसके लिए आपके पास डाइजेस्ट भी है, तो उस डाइजेस्ट में भी आप इसको सीख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। अपने राइटिंग स्किल को प्रॉपर तरीके से एनहांस करें, इम्प्रूव करें, क्योंकि आप इसमें अच्छे खासे मार्क्स को कवर कर सकते हो, क्योंकि ये भी 16 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आप 16 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हो। इसमें क्या करना है, ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोज, ग्रुप डिस्कस, ठीक है, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चंस, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपांसन ऑफ आइडियाज़, रिव्यू, ब्लॉग, अपील, ठीक है। ये सब जो पॉइंट है, ये मैं बोलता हूँ कि जितने भी पॉइंट है ये सब पे आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी 2 महीना बचा है। दैट इज़ मीन आपके पास अभी टाइम है इंग्लिश ग्रामर्स या हिंदी ग्रामर या मराठी ग्रामर्स को प्रिपेयर करने के लिए। चलिए आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर हम 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 को सेक्शन नंबर 4 के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि 14 मार्क्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, देखिए एक्टिविटी ऑन हिस्ट्री और इंग्लिश नॉवेल, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एक्टिविटीज़ टू बी इन फॉर्म ऑन द MCQ, मैच द पेयर्स, chronological order, fill in the blank, true false, element of novel और any other novel activities। जो आपको यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में दिया होगा, आपको उसको मैच द पेयर्स भी गिवन होगा, तो आपको उसका राइट आंसर निकला है, ठीक है। जो भी इंग्लिश के नॉवेल्स होंगे उस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंदर या तो सब क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो भी आपको उसके आंसर्स लिखने होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आएगा, जो कि लिटरेसी जनरली है। तो दैट इज़ मीन्स आपको इंग्लिश के नॉवेल्स मालूम होने चाहिए। तो आपको क्या करना है कि एक शॉर्ट टाइम बनाना है, एक अपना स्ट्रैटेजी करना है जिसके अंदर आप उसको कवर कर सको, यानी कि आप ग्रामर भी करना है, आपको पोएम भी करने हैं और स्टैंजा भी करने हैं, यानी कि जो आपके लेसन भी है उसको भी प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। क्योंकि इस बार जो इंग्लिश ग्रामर होगा ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे लेके गया है, क्योंकि इससे पहले जितने भी पेपर्स आते थे कोई इतने स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं होते, बेसिक से बेसिक ग्रामर होते थे, लेकिन अब इसको एनहांस किया, इम्प्रूव किया गया, ताकि आप भी सही तरीके से इंग्लिश ग्रामर्स और राइटिंग स्किल को सीख सकें। चलिए आते हैं अभी इसके नेक्स्ट पार्ट पे। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर 5A का है वो आपको टेक्सुअल में भी गिवन है 4.1 पे। चलिए इसका बी पार्ट है, आंसर इन द अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। 50 वर्ड में इसके आंसर्स लिखने होंगे आपको। क्वेश्चन टू बी फ्रेम ऑन द एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर्स, थीम्स, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर्स। फर्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, या कंपेयर करना है, या कॉन्टेक्स्ट करना है, नेम, डिस्कस, ठीक है। ये सब पॉइंट गिवन है। इसके बेस पे आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको फ्रेम करना है, ठीक है। या तो उसको इंटरप्रिटेट करना है, नरेट करना है, जस्टिफाई करना है, फाइंड करना है, या आइडेंटिफाई करना है। इस हिसाब से आपको करना होगा, जो कि 2-2 मार्क्स के लिए होगा। यानी कि आपको एक थीम दिया होगा, आपको उसको जस्ट नरेट करना है या उसको आइडेंटिफाई करना है, जैसे भी आपके क्वेश्चंस भी होंगे। यहाँ पे और करके यानी कि कोई भी एक ही यहाँ पे पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे लिखा भी है, प्लीज़ नोट एक्टिविटी इन क्वेश्चन नंबर 5B शुड बी फ्रेम ऑन द टेक्स्ट बुक कंटेंट नंबर 4.2 में। तो नेक्स्ट इसका सी पार्ट है, सेम 50 वर्ड में आपको इसके आंसर लिखने हैं। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट गिवन है, और जो कि आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक है उसमें कंटेंट गिवन है 4.3 में। एंड डी वाला पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा, जो कि 4.4 कंटेंट में गिवन है आपको इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में। तो आपको क्या करना है, अभी आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक देखने हैं और ये कंटेंट देखना है कि आपको गिवन है कि नहीं गिवन है। तो आपको उसको प्रिपेयर करना है। दैट इज़ मीन जो भी आपके पेपर पैटर्न्स है वो आपके टेक्स्ट बुक में ही है। हम ऐसा बोलते हैं कि जो हमें नहीं मिलते आंसर्स, हम बोलते हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस है इसीलिए हम नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, यानी कि सब टेक्सुअल ही क्वेश्चन होते हैं। बट बात ये आती है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं करते, हम उसको प्रॉपर टाइम नहीं देते, इसलिए हमारा वो सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो चलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें अच्छे तरीके से। आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक देखने हैं,
इसमें क्या क्या पार्ट आएंगे, कैसे आएंगे, यहाँ तक कि आपके इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में ग्रामर भी गिवन होते हैं, डू एंड डायरेक्ट भी गिवन होते हैं। आप क्या कर सकते हो, उसको ही सॉल्व कर सकते हो नोटबुक में। आप टेक्स्ट बुक में सॉल्व ना करें, नोटबुक में सॉल्व करें, कहीं पे राइट रॉन्ग होगा तो आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। इससे कैसा होगा कि आपकी इंग्लिश ग्रामर भी इम्प्रूव हो गया और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये हो गए बेसिकली आपके इंग्लिश सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी है, यानी कि आप देख सकते हो कि स्किल राइटिंग से लेकर आपके सब ग्रामर वाले भी पार्ट आ जा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूड की गई है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर तरीके से गिवन है। इंग्लिश में ये होता है कि आपको आंसर बाइट नहीं करने होते, बट आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को समझें, लेसन रीड करें, पोएम रीड करें और ग्रामर वाले पार्ट पे भी ध्यान दें, जिसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, टेंस, चेंज ऑफ वॉइस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये सब आएंगे इसके अंदर। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें। चलिए आते हैं अभी नेक्स्ट लैंग्वेज पे। चलिए क्लास नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी में अभी आपको क्या करना है, सेम आपको इसको 80 मार्क्स में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर सेम सेक्शन किया हुआ है जैसे अभी हमने इंग्लिश में देखा। समय है 3 घंटे का। तो फर्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है विभाग 1 यानी कि गद्य, यानी कि जो आपके लेसन्स होते हैं वो आएंगे, लेकिन 20 मार्क्स यहाँ पे इसका टोटल पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आकलन कीर्ति, यानी कि 4 घटक आधा अंक प्रत्येक के लिए, यानी कि आकलन कृति आएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा, जो कि हर एक कृति पे यानी कि एक्टिविटीज़ पे आपको हाफ मार्क्स होंगे। नेक्स्ट है शब्द संपदा, इसमें भी सेम है, इसमें 4 पार्ट आएंगे, सबके लिए आधे मार्क्स होंगे, यानी कि हाफ मार्क्स होगा। अभिव्यक्ति, यानी कि आपको अपने ओपिनियन लिखने हैं 40 से 50 शब्द में, यानी कि खुद आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है उस टॉपिक को लेकर वो लिखने हैं। इसमें 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसका बी पार्ट है परिच्छेद, लगभग 180 से लेकर 200 शब्द तक, जो कि 6 मार्क्स कवर कर रहे हैं। सेम पार्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है आकलन कृति, शब्द संपदा। शब्द संपदा के अंदर आपको कुछ शब्द होंगे वो आएंगे इसके अंदर, तो उसको आपको ग्रामर का पार्ट होगा ये, उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, शब्द संपदा में। एंड अभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ ओपिनियन आपके होंगे। और ई पार्ट है इसका लघुत्तरी उत्तर, यानी कि जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो लिखना है 3 में से 2, यानी कि आपको 80 से 60 मार्क्स 60 से 80 शब्दों में लिखने हैं, जो कि 3 में से 2 करने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन होंगे, कोई 2 करने हैं, उसके आंसर लिखने हैं। दैट इज में आपको हिंदी में तो आंसर बाहर करने पड़ जाएंगे। और एक वाक्य में उत्तर 4 में से 2 करने हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट विभाग 1। अब आते हैं हम विभाग 2 पे, जो कि पार्ट 2 है, ये भी 20 मार्क्स के लिए कवर अप है। तो इसका जो पेपर पैटर्न है सेम उसी तरीके से पेपर पैटर्न है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2 में भी है, ठीक है। बट यहाँ पे पद्य दैट इज में जो पोएम्स होते हैं वो आएंगे इसके अंदर। बस के जो अभिव्यक्तिस होते हैं वो 40 से 50 शब्द में लिखने हैं। और यहाँ पे ई पार्ट है जो है रस संवादन कीजिए, ठीक है, 100 से 120 शब्दों में। तो रस संवादन ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप उसको थोड़ा सा रीड करें, उसको समझें कि रस संवादन होता क्या है, क्योंकि उसके ही बेस में आपके जितने भी पोएम्स हैं उसमें से कोई भी रस संवादन आ सकता है, जो कि 100 से 120 मार्क्स के लिए लिखना है। और ये टोटल कवर दिया हुआ है 6, लेकिन इसमें कैसा है 2 में से कोई एक करना है। तो ऑब्वियसली कोई एक करना है, मतलब आपको एक पे पूरा 100 से 120 शब्द लिखना है आपका, ताकि आपको 6 मार्क्स मिल सके। एंड उसके बाद दिया हुआ एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। एक वाक्य में मतलब कि आपको 2 मार्क्स के लिए दिया जाएगा, एक वाक्य में कोई एक ही करना है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर, साहित्य मीन्स नोवेल होगा, कोई भी नोवेल्स दिए जाएंगे उस पर आपको अपना ज्ञान लिखना होगा, यानी कि आपके नॉलेज क्या है, आपके ओपिनियन क्या है, ये यहाँ पे लिखने होंगे। तो आई गाइस कि ये जो पार्ट था ये आपको समझ में आ गया। विभाग 2 यानी कि जो पद्य, विभाग नंबर 1 में गद्य आएगा निगलेशन, और विभाग नंबर 2 में आपके पोएम्स आएंगे। विभाग नंबर 3 में आते हैं विशेष अध्ययन, जो है आपका थर्ड पार्ट हिंदी के अंदर। उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 10 मार्क्स के लिए होंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स के लिए होगा, जो सेकेंड क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स के लिए होंगे। पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में, यानी कि 8 से 12 लाइन लिखने होंगे आपको।
इसमें भी आकलन है, शब्द संप्रदाय और अभिव्यक्तित्व है जो कि 2-2 मार्क्स के लिए। फिर लघुत्तरी उत्तर आएंगे, 2 में से कोई एक करना है 4 मार्क्स के लिए। आपको कम से कम 80 से 100 लाइन लिखने होंगे। आते हैं अभी 4 पार्ट पे, यानी विभाग 4 पे, 4 पे व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और परिभाषित शब्दावली जो कि 20 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ग्रामर्स भी है और इसमें अनसीन पैसेज भी होंगे। तो दीर्घोक्ति उत्तर लिखना है यहाँ पे, यानी कि लॉन्ग जो आंसर्स होते हैं वो, यानी कि आंसर इन ब्रीफ 100 से 120 शब्दों में लिखना है, 6 मार्क्स के लिए आएगा। या तो परिच्छेद लिखना होगा, यानी कि जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है सेम उसी तरीके से, यानी कि उस पैसेज को आकलन करना होगा, उसको कृति यानी कि एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी होगी, शब्द संप्रदाय लिखना होगा, फिर आपके ओपिनियन भी देने होंगे जो कि 6 मार्क्स के लिए। कोई 2 में से कोई एक करना है, या तो आंसर लिखो या तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखो। देन बी पार्ट है इसका, नहीं अ पार्ट, लघु उत्तरी 2 में से कोई एक करना है 4 मार्क्स के लिए। लघु उत्तरी मतलब जो शॉर्ट आंसर होते हैं, ठीक है, 2 दिए होंगे, कोई एक करना है 80 से 100 शब्दों में। एंड अथवा करके दिया हुआ है, सही विकल्प चुन के वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे रीराइट करना है, सही आंसर क्या होंगे उसके लिख और उसको फाइंड आउट करना है एंड देन उसका रीराइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट ई पार्ट में आपको आकलन कृति, शब्द संप्रदाय और अभिव्यक्ति गिवन होंगे, यानी कि आपकी पूरे पेपर पैटर्न में यही दिया हुआ है कि आकलन, शब्द और अभिव्यक्ति एंड परिभाषित शब्दावली आपको करना है, 8 में से कोई 4 करना है। ठीक है, तो ये परिभाषित मतलब क्या होता है, आपको इस पर परिभाषा देनी होती है। परिभाषा मतलब उसको डिफाइन करना होता है या तो उसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परिभाषित। आते हैं अभी विभाग 5 पे, जो कि व्याकरण का पार्ट है, जो कि 10 मार्क्स आपको कवर करवाएगा हिंदी में। तो यहाँ पे काल परिवर्तन 4 में से कोई 2 करना है, यानी कि आपको काल करना है जिसके अंदर आपके 3 पार्ट आते हैं, सामान्य वर्तमान, फिर भूतकाल एंड भविष्यकाल। ठीक है, फिर अलंकार आएंगे, अलंकार पहचान कर आपको उसको फिर से लिखना होगा, लेकिन इसमें 4 में से कोई 2 करना है। ऑब्वियसली एक एक मार्क्स के लिए होंगे, तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चारों सॉल्व कर देना, 2 नहीं सॉल्व करना, चारों सॉल्व कर देना, कोई ना कोई सही तो होगा, या कोई गलत हो गया तो भी अपने पास कॉन्फिडेंस होगा कि कोई ना कोई 2 सही तो हो जाएंगे। फिर रस लिखना है, यानी कि रस मतलब कि उसके एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो एक्सप्लेन करना क्या चाहते हैं, उसके मोटो क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जिसको हम बोलते हैं नरेट क्या होगा। तो इसमें भी 2 ही करना है। फिर उसके बाद आएगा मुहावरे, मुहावरों को आपको पहचानना होगा और मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका सेंटेंस बनाना होगा, वाक्य बनाना होगा। फिर वाक्य शुद्धिकरण करना होगा, वाक्य के मात्रा गलत होंगे, ठीक है, अल्प विराम गलत होगा, विराम गलत होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रामर के पार्ट आ जाएंगे, उसको आपको देखना है सही तरीके से और उसको चेंजेस करना है। ठीक है, यानी कि आपको सही तरीके से लिखना है उस सेंटेंस को। सेम में 4 होंगे, कोई 2 ही करना होगा, इसलिए सबके 2-2 मार्क्स से इस तरीके से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के लिए होंगे। तो ये हो जाएगा आपका पूरा हिंदी का पेपर पैटर्न। ठीक है, तो यानी कि 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, यानी कि विभाग 5 तक उसको डिवाइड किया हुआ है। तो आई होप गाइस कि ये हिंदी का जो पेपर पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेपर पैटर्न पे, जो कि है आपके मराठी का। अब मराठी का जो पेपर पैटर्न है वो सेम हिंदी का पेपर पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे कोई अलग नहीं है, इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि विभाग 5 तक इसको डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर गद्य, पद्य, फिर अनसीन पैसेज वाले पार्ट, फिर व्याकरण वाले पार्ट और फिर राइटिंग स्किल वाले पार्ट आ जाते हैं। तो इस हिसाब से इसको भी डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो गद्य, पद्य, साहित्य प्रकार, उपयोजित, व्याकरण व लेखन। ठीक है, इस हिसाब से इसको डिवाइड करके 80 मार्क्स किया हुआ है, जिसमें गद्य 20 मार्क्स के लिए है, पद्य 16 मार्क्स के लिए, साहित्य प्रकार 10 मार्क्स के लिए एंड उपयोजित 14 मार्क्स के लिए, व्याकरण व लेखक 20 मार्क्स के लिए आएंगे। तो यानी कि आपको व्याकरण और लेखक पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये पूरा 20 मार्क्स कवर करवा रहा है, यानी कि आप मराठी के पेपर में अच्छे खासे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो अगर आपने मराठी के ग्रामर्स को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो ये 12th वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोग जिन बच्चों ने मराठी लिया हुआ है वो ग्रामर भी सही तरीके से कर रहे हैं। अब जो जैसे हिंदी में हमने देखा, सेम उसी तरीके से आपने मराठी का पेपर पैटर्न भी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, आकलन करना है। 2 बार इसमें दिया हुआ है आकलन कृति, तो आपको एक एक्टिविटी बनाई होगी, उसको पूरा
कंप्लीट करना होगा, एनालिसिस करके उसको सॉल्व करना होगा, दोनों मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, स्वमत यानी कि अभिव्यक्ति खुद का ओपिनियन लिखना है जो कि 4 मार्क्स के लिए होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट वन आएगा पठित गद्य, ठीक है, जिसके अंदर आकलन सेम है, फिर स्वमत्व है, एंड देन फिर अपठित गद्य यानी कि अनसीन पैसेज आएंगे। ठीक है, इसमें दोनों में आकलन ही करना होगा जो कि 4 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, पहले के 2 सीन होंगे, फिर तीसरे क्या होंगे, अनसीन होंगे। ये हो गया आपके पार्ट 1 यानी कि गद्य का पार्ट। आते हैं अभी पद्य वाले पार्ट पे, जो कि आपके एग्जाम्स में 16 मार्क्स के लिए आएंगे। इसमें भी सेम वही करना है। ठीक है, 2 आपको दिए गए एक्टिविटीज़ और तीसरा दिया होगा अभिव्यक्ति, यानी कि आपको आपके आंसर ओन आंसर लिखने होंगे। टोटल होंगे 8 मार्क्स। फिर पठित गद्य यानी कि सीन पैसेज में से होंगे, जिसमें आपको काव्य पंक्ति अर्थ लिखने होंगे, यानी कि जो पंक्तियाँ गिवन होगी, जो स्टैंजा गिवन होगी, आपको उसके आंसर लिखने यानी कि उसकी मीनिंग लिखनी होगी। और आपको कोई 4 पंक्तियाँ गिवन होगी और उसकी आपको मीनिंग लिखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे ई पार्ट में सेम है, सीन पैसेज है, 4 मार्क्स के लिए आएंगे। फिर यहाँ पे जो कविता होगी, ठीक है, उसके अर्थ लिखने होंगे। ठीक है, या तो कव्यांतर कृति यानी कि आपको एक्टिविटीज़ होगी, उस एक्टिविटीज़ को फिलअप करना होगा। फिर जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें काव्य सौंदर्यवर्ध आधारित कृति होगी। ठीक है, तो उसको भी आपको सॉल्व करने होंगे। या तो उसको रस ग्रहण करना होगा, यानी कि उसकी मीनिंग लिखनी होगी प्रॉपर तरीके से, या तो उसका एक पोएम बना के फिर से लिखना होगा, जो भी आपको वर्ड या स्टैंजा गिवन होंगे। नेक्स्ट वन आते तीसरा पार्ट यानी विभाग 3, जो साहित्य प्रकार का पार्ट होगा। ठीक है, यानी कि जो आपके मराठी में थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर सेम है, आकलन है, 3 बार आकलन दिए जाएंगे, एक्टिविटीज़ होगी, उसको आपको कंप्लीट करना है। देखिए 1-1 और 2 यानी कि 4 मार्क्स के लिए होंगे। नेक्स्ट है सेम सीन पैसेज होंगे। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। उसमें आपके अभिव्यक्ति कृति होगी। ठीक है, फिर आपके ओपिनियन होंगे। ठीक है, और इसमें आपके कुछ और भी अभिव्यक्तित्व आधारित द्वंद कृति होगी। ठीक है, जिस पे आपके ओन आंसर करने होंगे उस एक्टिविटीज़ के, तो उसमें भी आपको 3-3 मार्क्स के होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 6 मार्क्स के। ठीक है, जो कि सीन पैसेज के ही पार्ट होगा। तो ये हो गया आपका पार्ट 3 यानी विभाग 3 का पूरा पेपर पैटर्न। आते हैं अभी विभाग 4 पे। ओके गाइस, यहाँ पे फोर्थ गिवन है उपयोजित घटावर आधारित कला की आकलन कृति। तो यानी कि यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है उस एक्टिविटीज़ को और उसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 4 मार्क्स के लिए आएंगे। ठीक है, 1 से 4 उपयोजित घटावर आधारित, तर प्रत्येकी 2 गुणांसाठी 4 आकलन कृती देणे, त्यापैकी 2 सोडवे अपेक्षित। यानी कि आपको 4 में से कोई भी 2 कलाकृति आकलन कृति को सॉल्व करना होगा, जो कि 2-2 मार्क्स के लिए होंगे। दूसरा है यहाँ पे उपयोजित घटावर आधारित, सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, 4 होंगे, इसमें से 2 को सॉल्व करना होगा। ठीक है, जो कि आपकी 5 मार्क्स के होंगे, तो ये मतलब टोटल हो गए 10 मार्क्स, यानी कि 14 मार्क्स के आपके उपयोजित मराठी होंगे। फिर इसके बाद आता है विभाग नंबर 5, जिसके अंदर व्याकरण व लेखन यानी कि ग्रामर के पार्ट है। देखिए, व्याकरण घटक व वाक्य प्रचार दिए जाएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वाक्य रूपांतर। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, समास 2 मार्क्स के लिए, उपयोग 2 मार्क्स के लिए, अलंकार 2 मार्क्स के लिए, वाक्य प्रचार 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आएगा इसमें बी पार्ट निबंध लेखन होगा। ठीक है, यानी कि आपको निबंध लिखने होंगे, 5 में से कोई भी 1 लिखना है, 10 मार्क्स के लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के निबंध होंगे, वर्णनात्मक निबंध होंगे, व्यक्तित्व चित्रात्मक निबंध होंगे, आत्मवित्तात्मक लेखक होंगे, और कल्प प्रधान निबंध होंगे, और वैचारिक निबंध होंगे। तो ये पूरे 5 टाइप के निबंध दिए गए, इसमें से कोई भी आपको 1 लिखने होंगे, यानी कि आपके निबंध के प्रकार है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में A to Z पूरा पेपर पैटर्न दिया हुआ है। उसी पेपर पैटर्न के हिसाब से आपके लैंग्वेजेस के पेपर्स होंगे, भले वो हिंदी हो, मराठी हो या इंग्लिश हो, आपको हर एक टाइप के पूरे पेपर पैटर्न आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो आपको उस हिसाब से ही पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो आप पहले अपने इंग्लिश के, हिंदी के और मराठी के टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए और उसके अंदर दिए गए कंटेंट को सॉल्व कीजिए, यानी कि उसको पहले समझ के लिखिए कि कैसे क्या दिया हुआ है कॉन्सेप्ट।
सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी होंगे, पेपर पैटर्न भी होंगे, बोर्ड में भी उसी तरीके के पेपर पूछे जाएंगे। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या कोई भी अलग से काम नहीं करना है, या कोई अलग से एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करना है। तो चलिए गाइस, तो ये हो गए पहले लैंग्वेज के पेपर्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न पे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।